हेलो स्टूडेंट्स। चलिए आज के वीडियो में जैसा कि आप लोगों का कहना था कि सर जो हैं हाई स्कूल के मतलब एग्जाम में जो आने वाले जो क्वेश्चन होते हैं उसको नहीं अपलोड कर रहे हैं, तो चलिए आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके लिए हाई स्कूल में आए हुए आंसर पेपर में जो 2022 के कुछ ग्रामर के जो क्वेश्चन हैं उसको लेकर आए हैं। देखिए सेक्शन सी जो है आपके पेपर में, आपका पेपर 4 भागों में बटा होगा, ए बी सी और डी। सेक्शन सी जो है वो आपके ग्रामर का पोर्शन होता है। ग्रामर का मतलब उसमें क्वेश्चन दिए रहते हैं और वह क्वेश्चन नंबर 4 से शुरू होता है। तो देखिए 4 का ए जो आपका क्वेश्चन है वो डायरेक्ट स्पीच दिया हुआ है, उसको इनडायरेक्ट में बदलना है। तो कैसे बदलेंगे आइए उसको इनडायरेक्ट में देखते हैं। इससे पहले मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, जो विद्यार्थी मेरे चैनल को मतलब अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो लाइक सब्सक्राइब वो भी कर लें। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन के विषय में। तो डायरेक्ट स्पीच में दिया हुआ है, माई फ्रेंड सेड टू मी प्लीज गिव मी योर बुक फॉर 3 days। देखिए विद्यार्थियों, माई फ्रेंड सेड टू मी ये जो है ये रिपोर्टिंग वर्ब है और ये डबल इन्वर्टेड कॉमा में जो ये वाक्य है यह रिपोर्टेड स्पीच है। तो विद्यार्थियों आइए इसको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करके देखते हैं। तो इनडायरेक्ट स्पीच में इसको कन्वर्ट किया गया है, क्या इसमें परिवर्तन हुआ है, कैसे हुआ है, आइए इसको बताते हैं। माई फ्रेंड्स देख रहे हैं यहाँ पे माई फ्रेंड जो लिखा हुआ है, यहाँ पे माई फ्रेंड ज्यों का त्यों रहेगा। यहाँ पे ये जो सेड टू आया हुआ है, सेड टू, इस सेड टू को बदलने के लिए हम ये रिपोर्टेड स्पीच में आया हुआ है जो सेंटेंस है इसके मीनिंग को देखते हैं, इसके काइंड को देखते हैं कि वह किस प्रकार का सेंटेंस है। तो देखिए यह वाक्य जो है प्लीज से शुरू है, इसका मतलब ये है यह वाक्य इंपरेटिव सेंटेंस का है और इंपरेटिव सेंटेंस में जब प्लीज और काइंडली से वाक्य शुरू होता है तो उसको हम सेड और सेड टू के स्थान पे रिक्वेस्टेड का प्रयोग करते हैं, यानी सेड टू को बदलते हैं किसमें, रिक्वेस्टेड में। कब, जब इंपरेटिव सेंटेंस में वाक्य प्लीज और काइंडली से शुरू होगा तब। तो देखिए यहाँ पर सेड टू बदल गया रिक्वेस्टेड में, ऑब्जेक्ट जो है इसका मी ज्यों का त्यों लिखा जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव किया गया है तो कंजक्शन के रूप में टू लगाया गया है, अर्थात कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को जब हम हटाते हैं तो इंपरेटिव सेंटेंस में टू का प्रयोग करते हैं। अब देखिए चूंकि यहाँ पर यह वाक्य प्लीज से शुरू था और इसी के मीनिंग को देखते हुए हम यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू को रिक्वेस्टेड में बदले हैं, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको भी हटा देंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर गिव ज्यों का त्यों लिखा गया है। अब आ गया आपका मी, और ये मी जो है ये हमारा प्रोनाउन के चेंजिंग के नियम के अंतर्गत आता है। मी जो है हमारा फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है जो बदलता है किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। अब देखिए यहाँ पर ये जो सब्जेक्ट है आपका माई फ्रेंड है, तो इसके अनुसार जब हम मी को बदलेंगे तो मी जो है किस केस में है, मी आपका ऑब्जेक्टिव केस में है। तो यहाँ पर माई फ्रेंड का हम प्रोनाउन ढूंढेंगे और इस माई फ्रेंड के रूप में अगर इसका प्रोनाउन देखेंगे तो ही होता है, लेकिन यहाँ पर ही जो है आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, इसलिए उसको जब यहाँ पर लाएंगे तो उसको भी हम मी के ही जैसे ऑब्जेक्टिव केस में बदल के लिखेंगे जिसका ऑब्जेक्टिव केस होता है हिम। अब देखिए विद्यार्थियों आते हैं दूसरे प्रोनाउन के चेंजिंग के पास। तो यहाँ पर देखिए योर लिखा हुआ है, योर जो है ऑलरेडी किस पर्सन का है, सेकेंड पर्सन का है, और ये आपका सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन बदलता है ऑब्जेक्ट के अनुसार। आपका ऑब्जेक्ट जो है रिपोर्टिंग वर्ब का मी है, तो योर को जब हम मी के अनुसार बदलेंगे तो चूंकि योर जो है पोसेसिव केस में है तो मी का जब यहाँ पे हम पोसेसिव केस लाएंगे तो मी का पोसेसिव केस हो गया माई, मतलब योर बदल जाएगा किसमें, माई में। देखिए बुक ज्यों का त्यों लिखा गया है, फॉर
हो गया, बाकी कोई चेंजिंग नहीं होगा। तो विद्यार्थियों ये रहा आपका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में किस प्रकार से परिवर्तन हुआ है। अब देखिए आते हैं क्वेश्चन नंबर बी पे। क्वेश्चन नंबर बी जो है इसमें क्वेश्चन नहीं लिखा गया है, लेकिन मैं बता देता हूं इसमें करना क्या है। इसमें एक्टिव वॉइस दिया हुआ है, उसको हमें पैसिव वॉइस में बदलना है। तो देखिए एक्टिव वॉइस में लिखा गया है डू नॉट इंसल्ट द पुअर, डू नॉट इंसल्ट द पुअर, अर्थात गरीबों की अपमान मत करो, गरीबों का अपमान मत करिए। तो यहां पर देखिए इसको जब हम पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो यहां भी सेंटेंस काइंड को देखना बहुत ही जरूरी है। यहाँ देखिए वाक्य जो है आपका शुरू है डू नॉट से, इसका मतलब ये वाक्य जो है ये भी इंपरेटिव सेंटेंस का है, और वाक्य का कंडीशन क्या है, यह वाक्य जो है आपका इंपरेटिव का निगेटिव है। इस प्रकार इंपरेटिव सेंटेंस में जब वाक्य को हम पैसिव वॉइस में बदलते हैं तो पैसिव वॉइस में बदलते समय वाक्य को शुरू करते हैं किससे, लेट से। किसी भी प्रकार का वाक्य हो विद्यार्थियों, केवल लेटस वाले वाक्य को छोड़कर इंपरेटिव सेंटेंस का सभी के सभी वाक्य जो होते हैं वो पैसिव वॉइस में, इसको हम कई तरीके से बदल सकते हैं, लेकिन इसका मुख्य मेन रूल जो है वो लेट के प्रयोग से है। इस प्रकार देखिए ये पहले हम प्रयोग कर दिए हैं लेट, यानी पैसिव वॉइस में वाक्य को शुरू करते हैं लेट से, और लेट के बाद जानते हैं हमको पता है कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लेते हैं और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। तो देखिए विद्यार्थियों यहाँ पे पैसिव वॉइस में लेट लिखा गया है, और लेट के बाद हम क्या लाएंगे, लेट के बाद जो हमारा ऑब्जेक्ट है द पुअर, हम इसको लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पर द पुअर लिखा गया है, इस प्रकार से लेट हो गया, द पुअर हम ले लिए। उसके बाद यह वाक्य जो था इंपरेटिव का निगेटिव था, तो इंपरेटिव के निगेटिव का पैसिव वॉइस बनाते समय यदि वाक्य डू नॉट से शुरू हो तो हम डू को क्या करते हैं, हटा देते हैं, और ऑब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं, और लेट के साथ हमेशा पैसिव वॉइस में हम बी का प्रयोग करते हैं। तो नॉट के बाद देखिए विद्यार्थियों यहाँ पे प्रयोग किया गया है बी, और वर्ब का पैसिव वॉइस में हमेशा प्रयोग किया जाता है थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे देखिए इंसल्ट जो है यहाँ पे बदला हुआ है इंसल्टेड में, और पैसिव वॉइस में चूंकि हमेशा बाई का प्रयोग होता है इसलिए देखिए यहाँ पर बाई का प्रयोग किया गया है, और हम सब्जेक्ट को क्या बना देते हैं, ऑब्जेक्ट। जैसा कि आप देख रहे हैं ये इंपरेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस हमें बनाना था, इसलिए इंपरेटिव सेंटेंस में कोई भी सब्जेक्ट नहीं होता है, इसका सब्जेक्ट यू होता है जो वाक्य में छुपा होता है। इसलिए पैसिव वॉइस में हमेशा आप किसका प्रयोग करेंगे, बाय यू का प्रयोग करेंगे। विद्यार्थियों आप चाहें तो यहाँ पर बाय यू का प्रयोग नहीं करें, यहीं पे फुल स्टॉप आप लिख सकते हैं, ये भी क्या है, सही है। तो आप बाय यू का प्रयोग करिए या न करिए, दोनों ही क्या है, सही है। चलिए विद्यार्थियों अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ जो पंक्चुएट करना है। ठीक है, वाक्य देखिए आपके बोर्ड के पेपर में इसी तरीके से आते हैं, इसी तरीके से ग्रामर के क्वेश्चन आते हैं, इसको बहुत ही ज्यादा सावधानी से आप समझिए। बिल्कुल मेरा दावा है कि आपको पूरा पूरा समझ में आएगा। इस प्रकार देखिए विद्यार्थियों जो क्वेश्चन सी आपको दिखा रहा है ये पंक्चुएशन है, और इस पंक्चुएशन में देखिए पंक्चुएशन में मेनली आपको करना क्या होता है, पंक्चुएशन में दो तीन चीजें बहुत ही मायने रखते हैं। कौन सा लेटर स्मॉल है तो उसको कैपिटल करना है, कहाँ हमको कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लगाना है, कहाँ हमें किस चिन्ह का प्रयोग करना है। ठीक है, इन्हीं सब बातों को देखते हैं। तो देखिए पंक्चुएशन करने के लिए विद्यार्थियों जो सेंटेंस दिया गया था यहाँ पर बोर्ड के द्वारा, वहां पर लिखा गया है द टीचर सेड टू द बॉयज डू नॉट अब्यूज एनीवन। इसमें देखिए विद्यार्थियों इस सेंटेंस में बहुत ही ज्यादा त्रुटियां हैं, खामियां हैं। चलिए आइए इसको सही करते हैं। देखिए किसी भी सेंटेंस का फर्स्ट लेटर अर्थात पहला अक्षर जो होता है वो स्मॉल नहीं होता है, वो हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। तो देखिए यहाँ पे द जो था इसका टी जो है वो स्मॉल में लिखा गया था, इसलिए हम इसको कैपिटल लेटर में लिखेंगे। तो द कुछ ऐसे लिखा जाएगा। अब देखिए
आप देखेंगे बोर्ड के परीक्षा में जो पंक्चुएशन देता है वो 99% विद्यार्थियों आप देखेंगे तो डायरेक्ट स्पीच का होता है। और आपको पता है डायरेक्ट स्पीच में जब सेड टू के बाद, सेस टू के बाद, से टू के बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट दिया रहता है तो ऑब्जेक्ट के बाद हम कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा का प्रयोग करते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है द टीचर सेड टू द बॉयज, इसका मतलब ये हमारा पूरा जो रहा ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है। ठीक है, तो रिपोर्टिंग वर्ब के बाद क्या होता है, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए यहाँ कॉमा हो गया नीचे, अब इसका मतलब क्या है, बॉयज के बाद ये जो डू नॉट एब्यूज एनीवन था ये हम इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे, मतलब ये हमारा रिपोर्टेड स्पीच है। अब रिपोर्टेड स्पीच का जो इन्वर्टेड कॉमा में जो मतलब आया हुआ जो पहला लेटर होता है वो भी विद्यार्थियों कैपिटल लेटर में होता है। तो देखिए यहाँ पर डू स्मॉल लेटर में लिखा गया था, इसको हम पुनः बदल कर लिखे हैं डू को कैपिटल लेटर में। तो इसको लिखा गया है डू नॉट एब्यूज एनीवन, और चूंकि ये भी इंपरेटिव सेंटेंस का है इसलिए विद्यार्थियों देखिए इसमें किसी भी प्रकार का कोई चिन्ह का प्रयोग नहीं किया गया था। तो इसमें जब हम चिन्ह लगाएंगे तो इंपरेटिव सेंटेंस में भी लास्ट में हम फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। और चूंकि ये जो पंक्चुएशन करना था, ठीक है, ये डायरेक्ट स्पीच का था, इसलिए यहां लास्ट में हम क्या करेंगे, इन्वर्टेड कॉमा को बंद कर देंगे। तो चलिए विद्यार्थियों इसके बाद हम देखेंगे इसमें जो आया हुआ जो ट्रांसलेशन है उसके विषय में जानेंगे। हाँ, तो चलिए विद्यार्थियों देखते हैं ट्रांसलेशन को। ट्रांसलेशन में क्या पूछा गया है, कैसे पूछा गया है, वो किस सेंटेंस का है, किस टेंस का है, उसमें कौन सी फॉर्म्स ऑफ वर्ब लगेगी। तो देखिए चलते हैं। दिया है ईमानदार व्यक्ति सच्चाई का मार्ग कभी नहीं छोड़ता है। चलिए लाइन बाय लाइन इसको करके देखते हैं। ईमानदार व्यक्ति सच्चाई का मार्ग कभी नहीं छोड़ता है। अब देखिए विद्यार्थियों बच्चे क्या करते हैं, वो अनुवाद आखिर बना क्यों नहीं पाते हैं, क्योंकि अनुवाद वह लाइन बाय लाइन सीधे बनाना चाहते हैं। किसी भी वाक्य को ट्रांसलेट करने के लिए पहले हमको दो तीन चीजें जान लेनी चाहिए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसी भी वाक्य को कन्वर्ट करने के लिए, हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड चूज सब्जेक्ट। पहले आपको क्या देखना है, सब्जेक्ट देखना है कि इस सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है। तो इसमें सब्जेक्ट है आपका ईमानदार व्यक्ति। तो ईमानदार व्यक्ति, तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है ईमानदार व्यक्ति का मीनिंग एन ऑनेस्ट मैन। अब हमको क्या मिल गया, सब्जेक्ट मिल गया। अब इसके बाद देखिए सब्जेक्ट मिल गया, अब इसके बाद हम जाएंगे अंत में। अंत में सब्जेक्ट को लिखने के बाद हम तुरंत चले जाते हैं अंत में, और अंत में जब जाएंगे तो देखिए दिया है ता है, मतलब क्या, ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब देखिए आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस तो है, लेकिन वाक्य का कंडीशन क्या है, वाक्य में दिया हुआ है कभी नहीं, मतलब क्या, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ये निगेटिव सेंटेंस है और उसमें भी कभी नहीं आया है, इसलिए इस वाक्य में हमको नेवर लिखना पड़ेगा, नेवर लिखना पड़ेगा। तो देखिए एन ऑनेस्ट मैन के बाद लिखा गया है नेवर। और छोड़ना का मीनिंग जो है, छोड़ना का मीनिंग लीव होता है, और इस लीव में चूंकि जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो वर्ब को भी जब हम सिंगुलर बनाएंगे तो यस या यस का प्रयोग करते हैं। तो देखिए इसलिए यह क्या हो गया है, लिव्स हो गया है। उसके बाद क्या है, हम इधर बढ़ते जाते हैं। तो देखिए अब कभी नहीं हो गया, छोड़ना हो गया। अब इधर जब हम बढ़ेंगे तो दिया है क्या, सच्चाई का मार्ग। तो हम लास्ट से ही बढ़ते हैं, तो पहले हम लिखेंगे मार्ग को। तो मार्ग का जो वर्ड मीनिंग होता है वो होता है पथ। बचा क्या, का, इसके लिए हम लगाएंगे ऑफ। बचा क्या, सच्चाई। सच्चाई का मीनिंग होता है ट्रूथ। अब देखिए यहाँ पे हम फुल स्टॉप कर देंगे। इसके बाद हम लाइन बाय लाइन एक एक सेंटेंस को बनाते हैं। पहले ही देखिए विद्यार्थियों बोर्ड के परीक्षा में पेपर में कितना हो बड़ा वो ट्रांसलेशन का पैराग्राफ आया हो, आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि आप स्टेप बाय स्टेप बनाएंगे तो बड़े से बड़े जो
कठिन सेंटेंस होंगे वो भी आप चुटकियों में क्या कर लेंगे, ट्रांसलेट कर लेंगे। तो देखिए दूसरे सेंटेंस पे आते हैं। दूसरा सेंटेंस लिखा हुआ है, वह परिश्रमी होता है। वो कैसा होता है, वह परिश्रमी होता है। तो यहाँ पर वह के लिए हमको चूंकि पता है यह बात चल रही है मैन की, इसलिए वह का मीनिंग यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम ही लिखेंगे। और ही के बाद यानी अब हमको सब्जेक्ट मिल गया। कोई भी वाक्य हो, जैसे हमको सब्जेक्ट मिल जाएगा हम जाएंगे अंत में। तो वह हो गया ही। अब आएंगे हम अंत में, तो अंत में क्या दिया हुआ है, जिसका मीनिंग हम यहाँ पर इज लिख लेंगे। विद्यार्थियों अब यहाँ पे इसके पहले आप जब देखेंगे तो यहाँ पर होता आया है। कुछ कुछ वाक्यों में ऐसे होता है कि आपको टेंस होने का कंफ्यूजन होगा, लेकिन वो टेंस नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, देखिए विद्यार्थियों, जब किसी भी वाक्य में जब मेन वर्ब नहीं होगा तो टेंस नहीं होगा। इसलिए देखिए होता कोई मेन वर्ब नहीं है, ये बस कंफ्यूज करने के लिए आया है कि मैं टेंस हूं, लेकिन ये टेंस नहीं है। इसलिए इस होता होती का कोई मीनिंग हम यहाँ पर नहीं लिखेंगे। इसीलिए ऐसे वाक्यों को भी हम इज, एम, आर, वाज, वर से ही क्या करते हैं, बनाते हैं। इसलिए यहाँ पर है और सब्जेक्ट आपका ही है, इसलिए यहाँ पे लग गया इज। अब इसको हम छोड़ते हैं क्योंकि इसका कोई वर्ड मीनिंग लगाना ही नहीं है। अब हम आगे चलेंगे तो देखिए आया है परिश्रमी। परिश्रमी का मीनिंग यहाँ पर लिखा गया है हार्ड वर्किंग। परिश्रमी का बहुत सा वर्ड मीनिंग होता है, जिसमें मैं लिखा हूं हार्ड वर्किंग। अब देखिए यहाँ पे फुल स्टॉप हो गया। अब अगले सेंटेंस की तरफ चलेंगे तो अगले सेंटेंस में दिया है वह दूसरों का हिस्सा नहीं लेना चाहता है। वह दूसरों का हिस्सा नहीं लेना चाहता है। तो यहाँ पे भी सब्जेक्ट क्या आया, वह आया। बिना सब्जेक्ट के हम वाक्य में आगे नहीं बढ़ सकते, पहले हमको सब्जेक्ट लिखना ही लिखना है। इसका सब्जेक्ट जो है क्या हो गया, इसका भी सब्जेक्ट हो गया, वह का ही हो गया। अब हम आएंगे कहाँ पे, अंत में आ जाएंगे। तो इसके अंत में जब हम आएंगे तो देखिए दिया हुआ है क्या, है दिया हुआ है, लेकिन हम यहाँ पर इस है का मीनिंग इज नहीं लिख पाएंगे। क्यों, क्योंकि इसके पहले जब हम देखेंगे तो देखिए विद्यार्थियों यहाँ पे चाहना जो है वो वर्ब आया है। तो जब वर्ब आ गया और उस वर्ब के अंत में ता है दिया है, इसका मतलब क्या है, दिस इज आल्सो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ये भी क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। और वाक्य ये भी जो है, ये भी देखिए इसमें भी क्या आया हुआ है, नहीं आया हुआ है, इसलिए ये भी क्या है, नेगेटिव सेंटेंस है। अब देखिए इसमें कभी नहीं है, इसमें केवल नहीं आया है, इसलिए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम डू नॉट और डज नॉट का प्रयोग प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए करते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट जो था वो ही था, इसलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में सहायक क्रिया के रूप में हम डज नॉट का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर डज नॉट का प्रयोग किसको देखते हुए किया गया, यानी सब्जेक्ट आपका यहाँ पे जो था ही था और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आप यहाँ पर डज नॉट का प्रयोग करेंगे। अब देखिए यहाँ पे ही हो गया, डज नॉट हो गया। अब हम पुनः इसको निकाल दिए तो हम आएंगे अंतिम में, तो चाहता, चाहता का मीनिंग आपका होता है वांट। अब इधर हम निरंतर बढ़ते जाएंगे, इसके बाद आया है लेना। अब देखिए विद्यार्थियों, जब भी क्या होता है, लेना आया हो या कुछ भी आया हो, ठीक है, जिन भी शब्दों में ना, ने, नी आता है अंत में, ठीक है, उस शब्द को लिखने से पहले, उस वर्ब को लिखने से पहले हम टू का प्रयोग करते हैं। तो देखिए इसमें ना आया इसलिए टू लग गया। लेना का मीनिंग होता है टेक, तो टेक आ गया। बचा क्या, बचा आपका दूसरों का हिस्सा। बचा क्या, दूसरों का हिस्सा। तो इसमें हम अंत से ही बढ़ेंगे, तो हिस्सा का मीनिंग हो जाएगा क्या, शेयर। हिस्सा का मीनिंग क्या हो जाएगा, शेयर। और इसके पहले द यूज हुआ है, हो जाएगा द शेयर। बचा क्या, का, तो का मीनिंग यहाँ पे हम लिखेंगे ऑफ। बचा क्या, दूसरों, तो दूसरों का मीनिंग होता है अदर्स। अब देखिए ये सेंटेंस भी समाप्त हुआ। इसके बाद हम फुल स्टॉप कर देंगे। इसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे, पुनः आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए फिर अगला लाइन देखते हैं, वह सादा जीवन उच्च विचार,
पसंद करता है, वह सादा जीवन उच्च विचार पसंद करता है। तो फिर इसका सब्जेक्ट जो है देखिए क्या हो गया, ही। अब सब्जेक्ट जब हमको मिल गया तो फिर हम कहाँ जाएंगे, अंत में जाएंगे। तो अंत में देखिए, अंत में आया है पसंद करता है, ये भी आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और यह वाक्य जो है ये अफर्मेटिव में है। तो इसको जैसे आया हो वैसे हम लिखेंगे। तो पसंद करता है का मीनिंग हम लिखे हैं क्या, देखिए आप यहाँ पे, पसंद करना का मीनिंग होता है लाइक्स। लाइक्स का मतलब होता है पसंद करना। देखिए विद्यार्थियों, आप मेरे चैनल्स को भी क्या करते रहिए, इसी के जैसे लाइक सब्सक्राइब करते रहिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। इससे आपको अगले आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। इसलिए आइए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे लाइक्स हो गया, ठीक। अब बचा क्या, वो क्या लाइक करता है, क्या पसंद करता है। अब उधर चलते हैं, तो क्या पसंद करता है, उच्च विचार। और इसके पहले देखें तो आया है सादा जीवन। अब देखिए विद्यार्थियों क्या होता है, कभी कभी कई शब्द जो होते हैं एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, एक दूसरे से संबंधित होते हैं। तो ये शब्द जहां से इनका संबंध पाया जाता है हम वहां से इसको क्या करते हैं, लिखते हैं। तो इसका संबंध जो है यहां से है, सादा जीवन उच्च विचार। तो सादा जीवन का मीनिंग हम यहाँ पे लिखे हैं क्या, सिंपल लाइफ। और देखिए जब किसी भी दो शब्दों के बीच में यह चिन्ह पाइए तो उसका मतलब होता है और का मीनिंग यहाँ पे लिखा गया है एंड। तो हो गया सिंपल लाइफ एंड, और उच्च विचार का मीनिंग होता है हाई थिंकिंग। तो चलिए विद्यार्थियों, आज यह मॉडल पेपर हम आपको ग्रामर के सेक्शन में सॉल्व करके दिखाए। और ये जो मैं वीडियो डेली लाता रह रहा हूं, इसको आप लोग देखते रहिए और इसको लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।